सो हेलो फ्रेंड, ये उत्तर प्रदेश विशेष सामान्य अध्ययन है। इसमें पेपर 5th एंड 6th का रिवीजन होगा। तो ये ओनली आईएएस की नोट्स है, उसके माध्यम से होगा। तो चलिए देख लेते हैं विषय सूची क्या है। उत्तर प्रदेश स्पेशल सामान्य अध्ययन पेपर 5th में प्रदेश की कला एवं संस्कृति के बारे में पढ़ेंगे। तो ये सब सारी चीजें इसमें रहेंगी। समता आंदोलन, खंड 3 में सांस्कृतिक तत्व है, खंड 4 में राज्य व्यवस्था और शासन है, खंड 5 में फिर गवर्नेंस के महत्वपूर्ण पहलू हैं, खंड 6 में स्वास्थ्य एवं शिक्षा से संबंधित मुद्दे हैं ये पूरे, फिर आंतरिक सुरक्षा और विविध और करंट अफेयर से जुड़े हुए मुद्दों को भी कवर किया जाएगा। अभ्यास प्रश्न भी है। और इसके बाद उत्तर प्रदेश स्पेशल सामान्य अध्ययन पेपर 6 में उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था, यूपी का व्यापार, वाणिज्य और उद्योग, लोगों के कल्याण के लिए उत्तर प्रदेश सरकार की योजनाएं, परियोजनाएं एवं नियोजित विकास, मानव संसाधन और कौशल विकास, ये सारी चीजें कवर की जाएंगी। तो उत्तर प्रदेश में निवेश मुद्दे और प्रभाव, फिर इसमें लोक वित्त और राजकोषीय नीति, कर एवं आर्थिक सुधार, उत्तर प्रदेश सरकार की एक जिला एक उत्पाद नीति, फिर उत्तर प्रदेश के नवीनीकरण और गैर नवीनीकरण ऊर्जा संसाधनों की योजना और प्रबंधन, कुल मिला के पूरा ये कवर किया जाएगा। ये पूरा सिलेबस है। फिर इसमें खंड 2 है, इसमें भूगोल एवं पर्यावरण को भी देखेंगे। तो ये बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव वो रहने वाला है, रिवीजन रहने वाला है दोस्तों। तो इसका रिवीजन दोस्तों चलिए स्टार्ट करते हैं। तो खंड 1 में कला एवं संस्कृति से पढ़ेंगे। तो चलिए, उत्तर प्रदेश का इतिहास, सभ्यता, संस्कृति एवं प्राचीन शहर। तो परिचय क्या है कि उत्तर प्रदेश संस्कृतियों के संगम और गंगा जमुना सभ्यता के विशेष प्रतीक को दर्शाता है। उत्तर प्रदेश का इतिहास भारत के व्यापक इतिहास से बहुत हद तक जुड़ा हुआ है। इसका इतिहास 4000 वर्ष पुराना है। पूर्व में आर्यों एवं दासों ने उत्तर प्रदेश पर कब्जा कर लिया था और उनका मुख्य व्यवसाय कृषि था। आर्यों ने विजय के माध्यम से आसपास के क्षेत्रों पर कब्जा कर लिया। राज्य महाभारत युद्ध का केंद्र था। महाभारत, रामायण, ब्राह्मणों और पुराणों के महाकाव्यों की रचना नहीं हुई थी। उत्तर प्रदेश भगवान बुद्ध के आगमन और बौद्ध धर्म के प्रचार का साक्षी है। अशोक के शासनकाल में अनेक लोक कल्याणकारी कार्य हाथ में लिए गए। मुगल साम्राज्य के शासनकाल में इस प्रकार इस क्षेत्र में बौद्ध और जैन धर्म का विकास हुआ। यह प्रशासनिक और आर्थिक प्रगति का विषय था। सत्ता बाद में नंद वंश और मौर्यों को स्थानांतरित कर दी गई। हालांकि हर्षवर्धन के शासनकाल के दौरान यह शहर अपने गौरव के शिखर पर पहुंच गया था। उत्तर प्रदेश की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पर मुस्लिम शासन के आगमन का बहुत अधिक प्रभाव पड़ा। इस अवधि में राजपूतों की अधीनता देखी गई। उत्तर प्रदेश मुगल शासन के दौरान, विशेषकर सम्राट अकबर के शासन के दौरान, समृद्धि की चरम पर पहुंच गया था। समय के साथ उत्तर प्रदेश मुगल शासन के पतन और अंग्रेजों के आगमन का गवाह बना। मुगल प्रभाव दोआब क्षेत्र तक ही सीमित था। अवध के तीसरे नवाब के शासनकाल के दौरान ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी अवध शासकों के संपर्क में आई। राम के शासन से लेकर अंग्रेजों के शासन तक उत्तर प्रदेश ने यह सब देखा है। उत्तर प्रदेश के इतिहास को निम्न भागों में वर्गीकृत करके अध्ययन किया जा सकता है। तो पहला है प्राचीन इतिहास, दूसरा है मध्यकालीन इतिहास और तीसरा है आधुनिक इतिहास। चलिए प्राचीन इतिहास को आज पढ़ेंगे। उसमें पहले प्रागैतिहासिक और वैदिक काल देख लेते हैं। उसमें 600 ईसा पूर्व तक का समय इसमें पढ़ेंगे। उत्तर प्रदेश का भारत के इतिहास में महत्वपूर्ण योगदान रहा है। उत्तर प्रदेश में बहुत से पुरातात्विक साक्ष्य मिलते हैं जो भारत के साथ इसकी ऐतिहासिक साझेदारी को दर्शाता है। उत्तर प्रदेश में पुरापाषाणकालीन सभ्यता के प्रमाण सोनभद्र, प्रयागराज के मिर्जापुर और वेलन घाटी, सोनभद्र की सिंगरौली घाटी और चंदौली के चकिया से प्राप्त हुए हैं। वेलन घाटी के लोहदा नाला नामक प्राचीन स्थल से पत्थर के औजारों के साथ साथ अस्थियों से बनी एक देवी माँ की मूर्ति भी प्राप्त हुई है। मध्य पुरापाषाण काल के मानव कंकाल के कुछ अवशेष प्रतापगढ़ के सराय नहर और मादाहा नामक स्थानों से प्राप्त हुए हैं। सराय नहर राय में 14 कब्रें मिली हैं जिनमें मृतक का सिर पश्चिम की ओर है। सराय नहर में 8 गड्ढे चूल्हे भी मिले हैं। प्रयागराज की मेजा तहसील के चोपनी मांडू स्थल से झोपड़ियों और मिट्टी के बर्तनों के अवशेष मिले हैं। उत्तर प्रदेश में महादहा स्थल से अन्य औजारों के साथ पत्थर, चूल्हे, कब्रगाह, हड्डियों और आवास के साक्ष्य मिले हैं। दमदमा, ये प्रतापगढ़ जिले में है, स्थल पर हड्डी और सींग के औजार, आभूषण, चूल्हे और 41 अंतिम संस्कार वाले कलश प्राप्त हुए हैं। प्रयागराज जिले में
बेलन नदी के तट पर स्थित कोल्डी हवा चावल का प्राचीनतम साक्ष्य मिला है। मिर्जापुर, सोनभद्र, प्रयागराज और प्रतापगढ़ की खुदाई में नवपाषाण कालीन उपकरण और हथियार मिले हैं। मेरठ और सहारनपुर से उत्तर प्रदेश में ताम्रपाषाण संस्कृति के साक्ष्य प्राप्त हुए। फिर उत्तर प्रदेश में ताम्र कांस्य संस्कृति के प्रमाण आलमगीरपुर, मेरठ, हिंडन नदी के बड़ा गांव और हुलास दोनों सहारनपुर में स्थित हैं से प्राप्त होते हैं। आलमगीरपुर से हड़प्पा कालीन वस्तुएं मिली हैं। यह हड़प्पा सभ्यता के पूर्वी विस्तार को प्रकट करता है। उत्तर वैदिक संस्कृति में नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड बेयर NBPW उत्तर प्रदेश में अवशेष के रूप में मिले हैं। वैदिक काल के दौरान उत्तर प्रदेश आर्यावर्त नामक एक क्षेत्र का हिस्सा था, जिसका उल्लेख ऋग्वेद जैसे प्राचीन भारतीय ग्रंथों में मिलता है। वैदिक काल को वैदिक युग भी कहा जाता है। माना जाता है कि यह लगभग 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक चला था। हालांकि इतिहासकारों और विद्वानों के बीच सटीक कालक्रम में मतांतर है। इस अवधि के दौरान उत्तर प्रदेश के क्षेत्र में हिंदू धर्म के पवित्र ग्रंथों की रचना और विकास को देखा गया, जिन्हें वेदों के नाम से जाना जाता है। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, जो हिंदू धार्मिक और दार्शनिक परंपराओं की नींव बनाते हैं, इस समय के दौरान ही रचे गए। उत्तर प्रदेश वैदिक काल के दौरान कई प्रमुख राज्यों और शहरों का घर था। याद रखने योग्य बिंदु कौन कौन से हैं कि बेलन नदी घाटी के पुरातात्विक स्थलों की खोज एवं उत्खनन इलाहाबाद विश्वविद्यालय के प्रोफेसर GR शर्मा के निर्देशन में हुआ। पुरापाषाण काल की सभ्यता के लगभग सभी उपकरण क्वार्टजाइट पत्थरों से बने हैं। महाजनपद काल तो ये 600 ईसा पूर्व में देखा गया। तो चूंकि राजनीति और अर्थव्यवस्था का केंद्र भारत के उत्तर पश्चिम से पूर्वी राज्यों में स्थानांतरित हो गया, इसलिए महाजनपदों की अवधि को द्वितीय शहरीकरण काल के रूप में भी जाना जाता है। नगरीय बंदोबस्त और लोहे के औजारों के कारण महाजनपद कहे जाने वाले बड़े प्रदेशों का निर्माण संभव हुआ। 6ठी से 4ठी शताब्दी ईसा पूर्व के दौरान पूर्वी उत्तर प्रदेश और पश्चिमी बिहार में महाजनपदों का उदय हुआ। उपजाऊ भूमि की उपलब्धता, फलती फूलती कृषि, बड़ी मात्रा में लौह अयस्क और लौह उत्पादन में वृद्धि के कारण महाजनपदों का उदय हुआ। गंगा यमुना नदी की उपस्थिति के कारण पानी की उपलब्धता उत्तर प्रदेश में 16 महाजनपदों में से 8 के विस्तार में एक महत्वपूर्ण योगदानकर्ता के रूप में बनकर उभरी। तो ये दोस्तों महाजनपद और वेरियस जनपद आज ये मैप है। इसमें ये कुरु देख रहे हैं आप, मत्स्य है, ये अवंती जनपद है, फिर ये चेदी है, वत्स्य है, काशी है, मल्ला है, फिर मगध है, ये तो सबसे महत्वपूर्ण महाजनपद था। अस्माका है, ये सबसे दक्षिणतम था ये। फिर ये पांचाल है दोस्तों, यहाँ पर गांधारा हुआ करता था। बहुत सारे और हैं, कोसला है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण महाजनपद थे। चलिए ये देखिए पूरा ये पंचाल है, कुरु है, फिर यहाँ पर कोसला था, मल्ला, फिर ये ब्रिज या ब्रिजी, फिर अंगा, मगधा, काशी, वत्स्य, शूरसेन, मत्स्य, अवंती, चेदी, अश्मक, फिर यहाँ पर दोस्तों कामभोज, फिर ये गंधारा, तो ये महत्वपूर्ण, फिर मिथिला भी था। तो ये महत्वपूर्ण महाजनपद हुए हैं। तो 16 में से 8 महाजनपद उत्तर प्रदेश में स्थित थे, जिनमें कुरु, पंचाल, काशी, कौशल, सुरसेन, चेदी, वत्स्य और मल्ला प्रमुख हैं। तो कुरु, इसकी राजधानी क्या थी? इंद्रप्रस्थ थी। और आधुनिक स्थान कहाँ है? मेरठ से दिल्ली के बीच का एरिया है। महत्व क्या है कि यहाँ सरकार के एक गणतांत्रिक रूप को देखा जा सकता है। महाकाव्य महाभारत कुरु वंश की 2 शाखाओं के बीच संघर्ष की व्याख्या करती है। कौशल, तो इसकी उत्तरी राजधानी अयोध्या थी और दक्षिणी राजधानी श्रावस्ती थी। वर्तमान में अवध का क्षेत्र है। यह उत्तर प्रदेश के आधुनिक अवध क्षेत्र में स्थित है। कौशल में कपिलवस्तु के शाक्यों के जनजातीय गणराज्य के क्षेत्र भी शामिल थे। कपिलवस्तु में लुम्बिनी गौतम बुद्ध का जन्म स्थल माना जाता है। महत्वपूर्ण राजा तो प्रसेनजित थे, बुद्ध के समकालीन थे ये। फिर पांचाल, तो इसकी उत्तर की राजधानी अहिछत्र थी और दक्षिणी राजधानी काम्पिल्य थी। और वर्तमान में ये बरेली, बदायूं, फर्रुखाबाद का क्षेत्र हुआ करता है। कनौज का प्रसिद्ध नगर पांचाल साम्राज्य में स्थित था।
बाद में शासन की प्रकृति एक राजतंत्र से एक गणतंत्र के रूप में स्थानांतरित हो गई। सुरसेन, तो ये मथुरा में इसकी राजधानी हुआ करती थी और वर्तमान ये मथुरा का क्षेत्र ही है। तो मेगस्थनीज के समय यह स्थान कृष्ण उपासना का केंद्र था। बुद्ध के अनुयायियों का भी बोलबाला था यहाँ। महत्वपूर्ण राजा अवंतीपुरा बुद्ध के शिष्य थे ये। वत्स, तो यहाँ की राजधानी कौशाम्बी थी और वर्तमान में प्रयागराज का क्षेत्र है। तो वत्स को वंश के नाम से भी जाना जाता है। यह यमुना के तट पर स्थित है। इस महाजनपद के शासन के राजपंथी स्वरूप का अनुसरण किया गया। तो इस महाजनपद ने शासन के राजतंत्री स्वरूप का अनुसरण किया। यह आर्थिक गतिविधियों के लिए एक केंद्रीय शहर था। 6ठी शताब्दी में व्यापार और व्यवसाय फला फूला यहाँ। मल्ल, तो यहाँ इसकी राजधानी कुशीनगर और पावा थी। वर्तमान में देवरिया, गोरखपुर, पडरौना और कुशीनगर का क्षेत्र है। बुद्ध ने अपना अंतिम भोजन पावा में ग्रहण किया और कुशीनगर में महापरिनिर्वाण प्राप्त किया। मल्ल एक गणराज्य था। फिर काशी, तो इसकी राजधानी वाराणसी थी और वर्तमान ये वाराणसी के क्षेत्र ही है। इस शहर का नाम मत्स्य पुराण में वर्णित वरुणा और असी नदियों के नाम पर रखा गया था। कौशल ने काशी पर अधिकार कर लिया था। फिर चेदी, इसकी जो राजधानी से सुक्तिमती थी, वर्तमान में बांदा का क्षेत्र है। ऋग्वेद में इसका उल्लेख मिलता है और यह वर्तमान बुंदेलखंड क्षेत्र मध्य भारत में स्थित है। राजा, तो यहाँ महत्वपूर्ण राजा शिशुपाल हुए। पांडव राजा युधिष्ठिर के राजसूय यज्ञ के दौरान वसुदेव कृष्ण ने इन्हें मार दिया था। उत्तर प्रदेश में बौद्ध धर्म और जैन धर्म, तो सबसे महत्वपूर्ण धर्मों में से एक बौद्ध धर्म की उत्तर प्रदेश में गहरी जड़ें हैं। गौतम बुद्ध का अधिकांश तपस्वी जीवन उत्तर प्रदेश में ही व्यतीत हुआ था। यही कारण है कि उत्तर प्रदेश को बौद्ध धर्म का पालना कहा जाता है। बौद्ध धर्म से संबंधित स्थान, तो पहला वाराणसी, बनारस। बोध गया बिहार में ज्ञान प्राप्त करने के बाद बुद्ध सारनाथ गए थे। बुद्ध ने धर्म चक्र को गतिमान करने के लिए वाराणसी के पास सारनाथ हिरण उद्यान में 5 भिक्षुओं को अपना पहला उपदेश दिया और एक ऐसे धर्म की नींव रखी जो न केवल भारत में बल्कि चीन और जापान जैसे दूर देशों में भी फैल गया। प्रथम उपदेश धर्मचक्र प्रवर्तन के नाम से प्रसिद्ध हुआ। धमेक स्तूप सारनाथ में स्थित है। यह वह स्थान है जहां भगवान बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था। श्रावस्ती, कौशल, तो गौतम बुद्ध ने सर्वप्रथम जो सर्वाधिक समय था वो श्रावस्ती में कौशल की राजधानी में व्यतीत किया। बुद्ध ने अपना अधिकांश मठवासी जीवन लगभग 25 वर्ष श्रावस्ती में बिताया। बुद्ध ने जेतवन मठ में 19 और पुब्बा रामा मठ में, दोनों श्रावस्ती में है, में 6 वर्ष ऋतुएं बिताई। फिर बुद्ध ने सर्वाधिक प्रवचन भी श्रावस्ती में ही दिए थे। कुशीनगर, ऐसा कहा जाता है कि बुद्ध ने कुशीनगर में महापरिनिर्वाण प्राप्त किया। रामाभार स्तूप जो कुशीनगर में स्थित है, बुद्ध की अस्थियों के एक हिस्से पर बनाया गया था जहां प्राचीन मल्ल लोगों ने उनका अंतिम संस्कार किया था। रामाभार स्तूप 49 फीट लंबा है और अब एक बड़ा ईंट का टीला है। यहीं पर बुद्ध का अंतिम संस्कार किया गया था। महत्वपूर्ण है। उत्तर प्रदेश न केवल बुद्ध धर्म से संबंधित है बल्कि यह जैन धर्म से भी जुड़ा हुआ है। जैन धर्म से जुड़े कुल 24 तीर्थंकर थे। जैन धर्म से संबंधित स्थान, तो पहला अयोध्या। जैन धर्म के संस्थापक और पहले तीर्थंकर ऋषभनाथ, जिन्हें आदिनाथ के नाम से भी जाना जाता है, का जन्म अयोध्या में हुआ था। अयोध्या अजितनाथ, अभिनंदन नाथ, सुमतिनाथ और अनंतनाथ क्रमशः दूसरे, चौथे, 5वें और 14वें तीर्थंकरों का जन्म स्थान भी है। काशी, वाराणसी, तो यह पार्श्वनाथ 23वें तीर्थंकर का जन्म बनारस और वाराणसी में 872 ईसा पूर्व में हुआ था। काशी 3 और तीर्थंकरों का जन्म स्थान है। पहला सुपार्श्वनाथ, चंद्रप्रभा और श्रेयांसनाथ, ये क्रमशः 7वें, 8वें और 11वें तीर्थंकर थे। श्रावस्ती, कौशल में, तो श्रावस्ती को चंद्रपुरी या चंद्रिकापुरी के नाम से भी जाना जाता है। श्रावस्ती संभवनाथ 3रे तीर्थंकर और चंद्र प्रभानाथ 8वें तीर्थंकर की जन्मस्थली है। मौर्य राजवंश, तो अशोक, जिसे अशोक महान के नाम से जाना जाता है, मौर्य साम्राज्य का 3रा सम्राट था। अशोक के शिलालेखों में कहा गया है कि उसने क्रूर युद्ध के बाद कलिंग पर विजय प्राप्त की और युद्ध के कारण हुई तबाही ने उसे हिंसा के लिए पश्चाताप करने के लिए प्रेरित किया। अशोक ने बाद में खुद को धम्म या धर्मी आचरण को बढ़ावा देने के लिए समर्पित कर दिया, जो कि शिलालेखों का मुख्य विषय था। अशोक के शिलालेखों से पता चलता है कि कलिंग युद्ध के कुछ वर्षों बाद उसने धीरे धीरे बौद्ध धर्म की ओर रुख किया
और कई स्तूपों, विहारों और स्तंभों आदि का निर्माण करवाया। अशोक के सभी स्तंभ बौद्ध मठों, बुद्ध के जीवन के कई महत्वपूर्ण स्थलों पर बनाए गए थे। कुछ का निर्माण अशोक की यात्राओं के उपलक्ष्य में किया गया था। भारतीय राज्यों बिहार, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों में प्रमुख स्तंभ मौजूद हैं। सम्राट अशोक ने उत्तर प्रदेश में सबसे प्रसिद्ध स्तंभ सारनाथ, लॉयन कैपिटल ऑफ अशोका, बनवाया। अशोक ने सारनाथ में कई सुंदर स्तूपों और मठों का निर्माण कराया। ऐसा कहा जाता है कि धर्मराज का स्तूप का निर्माण अशोक ने बुद्ध के प्रथम उपदेश की स्मृति में करवाया था। गुप्त राजवंश। प्राचीन भारत में गुप्त साम्राज्य की स्थापना 3री शताब्दी ईसा पूर्व के मध्य में हुई थी और यह 543 ईस्वी तक चला था। देश का अधिकांश भाग गुप्त वंश के शासन के अधीन था। गुप्तों ने उत्तर भारत को एक शताब्दी से अधिक समय तक राजनीतिक रूप से एकजुट रखा। मध्य प्रदेश की उपजाऊ भूमि, जो बिहार और उत्तर प्रदेश को कवर करती थी, उसके संचालन केंद्र थे। उन्होंने उत्तरी भारत के क्षेत्रों में अपनी निकटता का लाभ उठाया और पूर्वी रोमन साम्राज्य बिजान्टिन साम्राज्य के साथ रेशम का व्यापार किया। प्रयाग में सत्ता के केंद्र के साथ उत्तर प्रदेश उनके संचालन का आधार प्रतीत होता है। गुप्तों ने अनुगंगा, मध्य गंगा बेसिन, मगध, साकेत, अयोध्या उत्तर प्रदेश और प्रयाग आधुनिक इलाहाबाद पर अपना शासन स्थापित किया। इलाहाबाद स्तंभ शिलालेख और मेहरौली लौह स्तंभ शिलालेख जैसे शिलालेख गुप्तों की उपलब्धियों और नियमों का उल्लेख करते हैं। गुप्त वंश के संस्थापक श्रीगुप्त को इलाहाबाद स्तंभ शिलालेख में महाराज के रूप में वर्णित किया गया था। अपने पिता श्रीगुप्त के साथ घटोत्कच को भी इलाहाबाद स्तंभ शिलालेख में महाराज के रूप में वर्णित किया गया। चंद्रगुप्त प्रथम गुप्त वंश का प्रथम महत्वपूर्ण राजा था। वह महाराजाधिराज कहलवाने वाले पहले राजा थे। उन्होंने लिच्छवी राजकुमारी शायद नेपाल से कुमार देवी से शादी की। इस वैवाहिक गठबंधन के माध्यम से उसने अपनी स्थिति को मजबूत किया और गुप्त वंश की प्रतिष्ठा बढ़ाई। महरौली लौह स्तंभ शिलालेख में उसकी लंबी विजयों का विस्तार से वर्णन किया गया है। उसने मगध, साकेत और प्रयाग को गुप्त वंश के अधीन कर लिया था। उसके समय में पाटलिपुत्र गुप्त साम्राज्य की राजधानी थी। समुद्रगुप्त चंद्रगुप्त प्रथम का पुत्र और उत्तराधिकारी था। उसके शासनकाल में गुप्त साम्राज्य का बहुत विस्तार हुआ। जिन लोगों और देशों पर उसने विजय प्राप्त की, उनका उल्लेख इलाहाबाद के शिलालेखों में मिलता है। गुप्त शासकों में अधिकांश वैष्णव थे। गुप्तों के अधीन विभिन्न क्षेत्रों में कई उपलब्धियों के कारण गुप्त काल को प्राचीन भारत का स्वर्णयुग कहा जाता है। श्रीगुप्त के साथ शुरू हुए गुप्त साम्राज्य स्कंदगुप्त के शासनकाल तक 200 वर्षों में अपनी प्रमुखता तक पहुंच गया। इसके बाद गुप्त वंश के कमजोर शासकों का दौर शुरू हुआ और अंततः साम्राज्य के पतन का कारण बना। गुप्त साम्राज्य के पतन के बाद उत्तर भारत में राजनीतिक विघटन हुआ। गंगा के क्षेत्र में मौखरी वंश, पुष्यभूति वंश इसके उत्तराधिकारी बने। गुर्जर और प्रतिहार पश्चिमी क्षेत्र में गुप्त वंश के उत्तराधिकारी बने। दशावतार मंदिर देवगढ़ में है और भीतर गौ मंदिर ये कानपुर देहात गुप्त वंश के दौरान बनाए गए थे। फिर हर्षवर्धन, तो हर्षवर्धन ये पुष्यभूति वंश या वर्धन वंश गुप्त साम्राज्य के पतन के बाद सामने आया। पुष्यभूति वर्धन वंश का संस्थापक था। हर्षवर्धन 16 साल की उम्र में थानेश्वर आधुनिक हरियाणा का निर्विवादित शासक बना। हर्षवर्धन उत्तरी भारत में एक विशाल साम्राज्य का शासक था। वह वर्धन साम्राज्य का अंतिम शासक था जो इस्लामी आक्रमण से पहले प्राचीन भारत का अंतिम महान साम्राज्य था। कान्यकुब्ज से 4 दशकों तक शासन किया, जिसे कन्नौज के नाम से भी जाना जाता है। वह मुख्य स्थान था जहां त्रिपक्षीय संघर्ष शुरू हुआ था। कन्नौज के लिए त्रिपक्षीय संघर्ष। तो हर्ष के साम्राज्य ने भारत में सामंतवाद की शुरुआत को चिन्हित किया। भूमि गांवों में दी जाती थी, जिससे स्थानीय जमींदार शक्तिशाली हो जाते थे। इसने साम्राज्य को कमजोर कर दिया और स्थानीय झगड़ों को जन्म दिया। चीजों को व्यवस्थित रखने के लिए हर्ष को लगातार घूमना पड़ता था। 40 से अधिक वर्षों तक अधिकांश उत्तरी भारत पर शासन करने के लिए 647 AD में हर्ष की मृत्यु हो गई। क्योंकि उसका कोई उत्तराधिकारी नहीं था, उसका साम्राज्य ढह गया और तेजी से छोटे राज्यों में बिखर गया। तो ये कन्नौज था, इसके लिए ट्राइपार्टाइट स्ट्रगल हुआ था। और ये हुआ किनके बीच था? तो ये राष्ट्रकूटों, पालाज और गुर्जर प्रतिहारों के बीच हुआ था। तो आगे पढ़ते हैं कि कन्नौज त्रिकोणीय युद्ध, जिसे त्रिपक्षीय संघर्ष के रूप में जाना जाता है, कन्नौज क्षेत्र के नियंत्रण के लिए 3 महान भारतीय राजवंशों के बीच 8वीं और 9वीं शताब्दी में उत्तरी भारत में हुआ था।
इस त्रिपक्षीय संघर्ष में पाल, प्रतिहार, राष्ट्रकूट शामिल थे। पालों ने भारत के पूर्वी क्षेत्रों बंगाल क्षेत्र पर शासन किया। प्रतिहारों ने भारत के पश्चिमी क्षेत्रों अवंती, जालोर क्षेत्र पर शासन किया। राष्ट्रकूटों ने दक्कन क्षेत्र पर शासन किया था। त्रिपक्षीय संघर्ष उत्तरी भारत विशेषकर कन्नौज पर नियंत्रण के लिए था। प्रारंभिक मध्यकाल में कन्नौज को प्रतिष्ठा और अधिकार का प्रतीक माना जाता था। कन्नौज हर्षवर्धन के साम्राज्य की पूर्व राजधानी थी और इसका नियंत्रण उत्तरी भारत पर राजनीतिक प्रभुत्व का प्रतिनिधित्व करता था। कन्नौज पर नियंत्रण का मतलब मध्य गंगा घाटी पर नियंत्रण था, जो संसाधनों से समृद्ध थी और इस प्रकार राजनीतिक और व्यावसायिक रूप से महत्वपूर्ण थी। यह स्थान व्यापार और वाणिज्य के लिए आदर्श था, क्योंकि यह सिल्क रोड से जुड़ा हुआ था। 8वीं शताब्दी के अंत और 9वीं शताब्दी की पहली तिमाही के बीच 3 राजाओं ने कन्नौज पर शासन किया: इंद्रायुध, विजयरायुध और चक्रायुध। तो 3 राजाओं ने कन्नौज पर शासन किया। कौन कौन से? इंद्रायुध, विजयरायुध और चक्रायुध। ये राजा बहुत कमजोर थे और आसानी से हार जाते थे। यह त्रिपक्षीय संघर्ष 2 शताब्दियों तक चला और अंततः राजपूत प्रतिहार सम्राट नागभर द्वितीय द्वारा जीता गया। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही रहने देते हैं और नेक्स्ट सीरीज में हम लोग मध्यकालीन इतिहास से स्टार्ट करेंगे। तो दोस्तों, अगर आपको ये सीरीज अच्छी लगे तो इसको लाइक सब्सक्राइब करिए, जिससे ये सीरीज जल्दी से जल्दी पूरी हो सके। और मेंस है यूपी पीसीएस का, उसके जो 5वें और 6वें पेपर हैं, तो नई एंट्री है ये, ऑप्शनल कोटा की इसको लाया गया है। तो ये महत्वपूर्ण पेपर है। तो ये ओनली आईएएस की नोट्स है, तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। इंग्लिश में भी है, तो अगर आप लोगों का सपोर्ट रहा तो हिंदी और इंग्लिश पैरेलल चलेंगे, पर इसके लिए जरूरी है कि सपोर्ट दिखाइए आप लोग। चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगली सीरीज में। तब तक के लिए गुड बाय। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।